देखें पोइट्री जो है वो मेरे केस में तो हादसाती सा वाक़या है, क्योंकि शायरी के बारे में हमारे पास एक रवायती सा जुमला है कि जी शायर पैदा होता है। आई थिंक आर्टिस्ट पैदा होता है कहना ज़रा बेहतर होगा। कोई पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट लेकर इंसान शायद पैदा नहीं होता, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ प्राइमरी सोशलाइजेशन में आपके बचपन में ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अनासर जो हैं वो शामिल हो जाते हैं। उसमें हमारी अगर रवायत को देखा जाए, ट्रेडिशनली तो कहा जाता था कि इंसान के साथ एक जिन होता है, यानी जो अरबी रवायत थी शायरी की, तो वो कहते उसके साथ एक जिन है, यानी तख़य्युल जिसको आज हम इमेजिनेशन कहते हैं, वो उसे जिन कह देते थे कि इसका जिन बड़ा है, यानी बड़े तख़य्युल के साथ काम कर रहे हैं। तो अगर कोई इसी किस्म की मिथोलॉजी डेवलप करनी हो तो शायद कहा जा सकता है कि बंदा पैदा होता है, लेकिन डिज़ीजन नहीं है, कॉन्शियस डिज़ीजन कम अज़ कम नहीं है, इंस्पिरेशन है। और उस इंस्पिरेशन की हद तक प्लेटो की बात जो है वो दुरुस्त है। गो के बाद में वो जो एतराज़ात हमारे ऊपर करता है वो बहरहाल हैं, लेकिन इस हद तक वो बात दुरुस्त है कि उसमें कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन का पार्ट है, एंड देन यू ट्रेन इट टू पुट आउट द जीनियस आउट। सो इसी तरह की सूरत हाल थी, कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं कहा जा सकता। आई थिंक बिल्डिंग ऑन टू इट, अगर रेट्रोस्पेक्ट पे देखें तो आप चीज़ों को जोड़ के एक प्रोसेस ड्रॉ कर सकते हैं कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर दिस लेड टू दिस। बट उस टाइम पे आप इतना सोच समझ के नहीं कर रहे होते कि मैं अगर ये नज़म लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, या इसका क्या मकसद है, या आगे जाके ये कोई एज अ करियर चॉइस बन जाएगी या एक लाइफ लॉन्ग हॉबी में डेवलप हो जाएगी। आई थिंक कि बचपन से ही जो एक वो था, जैसे बात हुई कि एक आप में इनेट एबिलिटी होती है, एक आप में एक्सप्रेशन होता है, और वो बस आप ये फील करते हैं कि जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसको आप एक लिरिकल वे में कह सकते हैं। उसका एक्सप्रेशन कोई वर्सिफिकेशन कुछ हो भी हो जाए। सकता सकता है, उसमें आप ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो मेरी हद तक ये था कि मुझे ये लगता था कि कभी कभी बैठे बैठे मेरे जहन में कोई इस तरह से एक ख़ास एक्सप्रेशन आता है, और उसके इर्द गिर्द फिर आई कैन डेवलप द रेस्ट ऑफ द थाट। तो शुरू में तो इट वाज अ वेरी लाइक पर्सनल एक्सरसाइज विच इट स्टिल इज़, बट आई थिंक कि जब आप कुछ लिख के उसको शेयर करना शुरू कर देते हैं तो फिर उसका पर्सनल एलिमेंट जो है वो कहीं पीछे रह जाता है, एंड देन इट काइंड्स ऑफ बिकम अ कलेक्टिव एक्सपीरियंस। तो अब अक्सर लिखते हुए शुरू में तो अपने ही लिए लिखते हैं, लेकिन उसके साथ एक ये ख्याल भी जुड़ा होता है कि जब हम इसको लोगों के साथ शेयर करेंगे तो वो इसको किस तरह से परसीव करेंगे। आई थिंक कि एक कोई बहुत कॉन्शियस डिसीजन तो नहीं था कि इस तरह से लिखना है या इस फॉर्म में लिखना है, बट ओवर द ईयर्स ये सोच भी थी कि अपने स्टाइल में लिखना है या अपनी वॉइस में लिखना है। एंड आई थिंक ओवर द ईयर्स वो चीज़ स्ट्रेंथन हुई है कि वो एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना टू नॉट इमिटेट समवन else's वे ऑफ राइटिंग, टू नॉट इमिटेट समवन else's वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। तो वो शुरू में तो हम क्योंकि जिस एज ग्रुप से लिखना शुरू किया, या जर्नली भी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं होती क्रिएटिव एक्सप्रेशन पे, तो शुरू में तो कोई वो नहीं था कि कोई ग्रूमिंग स्टेज थी कि वहाँ पे एक बैठ के पहले एक स्टाइल को अडॉप्ट किया, उसको रिफ़ाइन किया, फिर उसको आगे लेके चले। बट आई थिंक एक ख़याल सिर्फ जहन में ये ज़रूर था कि जो भी चीज़ आपको जेन्युइन लगती है, जो भी ख्याल आपको जेन्युइन लगता है, एंड जिस आइडिया में आप खुद जेन्युइनली बिलीव करते हो, आप उसी के बारे में लिखो। दैट यू शुड नॉट राइट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट, कि ये चीज़ इस टाइम पब्लिक इमेजिनेशन पे सवार है तो मुझे भी इसके बारे में कुछ लिखना चाहिए। तो इस हद तक तो था कि अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं लूज़ करना, बट अदरवाइज़ इतना वेल थॉट आउट प्रोसेस नहीं था कि ये स्टाइल होगा या ये फॉर्म होंगी। अच्छा, मेरा इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बुनियादी बात वही है कि आप किसी भी वक्त पे मेरा नहीं ख्याल कि कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि दिस पोर्शन ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन इज़ नॉट फॉर मी एंड दिस वन इज़ फॉर मी। प्रीटी मच सिमिलरली आप एक चीज़ की तरह ज़्यादा इंस्पायर होते हो। जैसे हमारे पास तो सीधी सीधी रवायत बन गई ना, कुछ मीरी कहलाना शुरू हो गए, कुछ गालिब के रेफरेंस से आना शुरू हो गए। गालिब को बेतिल की उसकी फ़ज़ा का शायर बनना पसंद कर रहे थे, और नज़ीरी की सूरत हाल जो है वो हाफिज़ की तरफ थी।
तो ये तो होता है कि आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होते हो किसी एक पर्टिकुलर पोइटिक एक्सप्रेशन से ज़्यादा दूसरे की निस्बत, लेकिन वो कॉन्शियसली बहरहाल नहीं होता। लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे आप उनको पढ़ना शुरू करते हो, आप अपने क्राफ्ट को वाकई जानने की कोशिश करते हो, तो कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू होती हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड हैं। यानी एस्थेटिशियंस या पोइट जैसे शुरू से कर रहे हैं, रस्तू जो है अगर वो पोइटिक्स लिख रहा है, तो जैसे पिछले सवाल के आखिर में भी आपने कहा कि वो कहीं ना कहीं आप देखते ज़रूर हो कि ये कहाँ शेयर होना है, क्योंकि ट्रेजेडी की जब वो डेफिनेशन करता है तो उसमें कंप्लीटनेस की बात वो करता है, एक्टेड आउट की बात करता है इंस्टेड ऑफ बीइंग नैरेटिव। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इट अरोज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इमोशन दैट इज़ फियर एंड दैट इज़ पिटी, और वो फिर एक बड़े लेवल पे ट्रेजेडी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस को आपको ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो फ़र्क है बुनियादी सतह पर वो ये है कि आप ऑडियंस के साथ उस रिलेशन में अपने आप को कहाँ प्लेस करते हो। आर यू सबसर्विएंट टू ऑडियंस, जो ऑडियंस चाह रही है बस वही लिखा जाएगा, या ये कि ऑडियंस के साथ मैं एक डायलॉग में हूँ जिसमें कहीं ना कहीं मुझे भी कोई बात ऐसी करनी है कि जिससे ऑडियंस बेहतर अगर हो सकती है तो हो जाए। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं फराज साहब का एक शेर आपको बताऊँ, सुनाऊँ कि जान से इश्क और जहाँ से गुरेज, दोस्तों ने किया कहाँ से गुरेज। अब इसका अगला जो शेर है कि इब्तदा की तेरे कसीदे की, अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज। अब ये जो गुरेज है, अब ये सामने मानी दे रहा है एक आम रीडर को, एक हमें भी छोटे होते, कि जी उसके कसीदे की इब्तदा उसकी तारीफ़ करनी शुरू की, अब समझ नहीं आ रहा कि रुके कहाँ पर। ठीक, लेकिन जिसको थोड़ी देर बाद पता चला कि जी कसीदा ख़ुद अपने अंदर एक आर्ट फॉर्म है, उसके कुछ हिस्से हैं, कैटेगरीज हैं, यानी उसमें पहले तशबीब होती है, यानी हमदो सना का पोर्शन होता है, फिर उसमें एक गुरेज़ का पोर्शन आता है। उस गुरेज़ में आप बात जो है वो खुदा और हुजूर की छोड़कर एक टुकड़े कुछ ऐसे फितरत के बारे में या इधर उधर के कहना शुरू करते हो, ताकि उससे वो जो ममदू आपका पहले रब है और हुजूर हैं, क्योंकि उसमें नात का पोर्शन भी होता है, वो फिर आप अपने महबूब की तरफ आ सकें। जिसका कसीदा कहा जा रहा है वो बादशाह भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है। तो उस वो जो दरमियान वाला टुकड़ा है उसको गुरेज़ कहते हैं। अब यही शेर जब यूं समझ के पढ़ा जाए तो वो बिल्कुल मुतजाद मानी दे रहा है कि जी अब ये मुश्किल करूं कहाँ से गुरेज़, कि वो मदा जो है खुदा की और हुजूर की इतनी बढ़ चुकी है कि गुरेज़ का मौका ही नहीं आ रहा कि मैं गुरेज़ कर कर अब अपने महबूब की तरफ भी जा सकूं। अब जहाँ पहले ये मानी था कि महबूब की बात इतनी बढ़ गई है कि रुका नहीं जा रहा, अब मानी ये है कि वो पहले वाली मदा इतनी बढ़ गई है कि महबूब पर आया नहीं जा रहा। बिल्कुल कंट्राडिक्टरी मानी। तो इस किस्म का जब आप क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं तो येस इट बिकम्स अ कॉन्शियस एफर्ट, इट बिकम्स अ कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ complexity can be generated out of the simpleness of something। ये बिल्कुल सिंपल मिसरे हैं दो, लेकिन अगर कोई सादा मानी ले तो वो भी उस शेर से हेज़ उठा सकता है महसूस करके, और अगर कोई कम्प्लेक्स हो तो उस तरह का एफर्ट काफ़ी है। यानी उस तरह की चीज़ें सोचना समझना, हायर पोइट्री की तरफ मूव करने की कोशिश करना, वो काफ़ी कॉन्शियस सा काम है। वो पढ़ना पड़ता है, किताबें वगैरह सारा कुछ, लेकिन सिंपल एक्सप्रेशन उसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि काविश करनी चाहिए। बल्कि मिसरा क्या है कि शऊरी कविशें हालत बिगाड़ देती हैं या आदत बिगाड़ देती हैं, इस किस्म का कोई मिसरा भी है तो वो हो जाता है। फिर वो दूसरी तरफ बात कॉन्शियस एफर्ट जो है वो आर्ट को ज़रा डिमिनिश कर देता है। एंड आई थिंक एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत डिस्टिंक्शन ड्रॉ की जाती है बिटवीन अ हायर आर्ट एंड अ स्ट्रीट आर्ट या पब्लिक आर्ट, और हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अवामी लेवल पे समझी जा रही है या कंज्यूम की जा रही है या इंजॉय कर रहे हैं लोग उसको, वो क्वालिटी आर्ट नहीं है या वो अच्छा अदब नहीं है। तो जैसे उन्होंने बात की फराज साहब की या फैज़ साहब की या जालिब हैं, तो उनके काम में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है कि आप उसको एक सतही लेवल पे भी कंज्यूम कर सकते हैं और आप उसको एक हायर लेवल पे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आर्टिस्ट को अपने ऊपर ये जो है एक ऑब्लिगेशन नहीं फील करनी चाहिए कि जस्ट बिकॉज दे वांट टू बी रेड बाय मैसेस दे शुड प्रोड्यूस लोअर क्वालिटी आर्ट। आई थिंक वो आपका डिसीजन नहीं होता, दैट इज़ समथिंग विच इज़ बियॉन्ड यू। आप एक चीज़ लिखते हैं, वो लोगों में मकबूल हो जाती है या लोग उससे रिलेट कर पाते हैं, और लोग उसके किस मायने से रिलेट कर पाते हैं ये भी आपके इख्तियार में नहीं होता। क्योंकि अब फराज साहब तो हमारे दरमियान नहीं हैं, देयर इज़ नो वे टू चेक कि उनका असल मायने क्या था। या शायर जो है वो हर शेर के साथ तो नहीं जाता समझाने कि इसका असल मायने क्या था। तो मेरे ख्याल से कि बीइंग राइटर्स या बीइंग क्रिएटिव
people, our effort should be to produce art which has value in it. एंड इट शुडंट बी आवर कंसर्न कि ये 4 लोग पढ़ेंगे, 6 लोग पढ़ेंगे, 10, क्योंकि अक्सर लोग ये भी फिर शऊरी तौर पे कोशिश करते हैं कि हम इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ लिखें कि वो कम से कम लोगों को समझ आए, और वो हमारे आर्ट की तारीफ है। इसके बारे में असल में ये है कि पहले तो शायद मेरी राय कुछ मुख्तलिफ होती थी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट थिंकर है, जर्मन ट्रेडिशन में है, जिनको अमूमन लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि वो उस तरह से आए नहीं सामने, यानी हाइडेगर के स्टूडेंट हैं, गैडामर उनका नाम है। ट्रूथ एंड मेथड उन्होंने लिखी 1960 में, उनकी डिस्कशंस भी हैं डेरिडा के साथ भी, और स्ट्रक्चरलिस्ट जो थॉट थी उसके ख़िलाफ़ भी, और साथ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट के ख़िलाफ़ भी कुछ बात की उन्होंने। उनको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें जो हैं वो और तरह से, जैसे आपने कहा कि आप इवेंचुअली रिकैलिब्रेट ही कर रहे होते हो कि अच्छा यूँ हुआ होगा, यूँ कि हुआ, रेट्रोस्पेक्टिवली जज कर रहे होते हो, और रिकैलिब्रेशन भी कर रहे होते हो अपनी थॉट की भी और अपने वर्क की भी। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, और जिसको फिनोमेनोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर हम डालते हैं हर्मेन्यूटिक्स में, बहरहाल वो जो जिस तरह ट्रेडिशन को हम समझते हैं कि ट्रेडिशन हमें पीछे से मौसूल होता है एक किताब के अंदर लिखी हुई चीज़ के तौर पर, और कुछ रवायात नॉर्म्स जो सोसाइटी में हैं और बस वही है, और हम उससे डिसोसिएट होकर, उससे बाहर खड़े होकर एक साइंटिफिक एनालिस्ट के तौर पर उसको बतौर ऑब्जेक्ट ट्रीट करके बस उसको पढ़ सकते हैं, ऐसा तकरीबन नामुमकिन है। यानी सब्जेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं उसमें शामिल होता है। मैं इससे कहना क्या चाह रहा हूँ कि देयर इज़ अ रीज़न कि सर्टन टाइप ऑफ सिविलाइजेशन, सर्टन टाइप ऑफ लिटरेरी एक्सप्रेशन को ज़्यादा आगे लेकर आती है। कोई वजह है कि ईरानी और अरबी तहज़ीब से इन्फ्लुएंस्ड तहज़ीबें ख़ुद ब खुद गज़ल की तरफ रुजू करती हैं, या जिस तरह आपको वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर शॉर्ट स्टोरी के एक परवान चढ़ता हुआ मिलता है, वो आपको शायद उर्दू में या तुर्की में, यानी जितनी भी वो ज़बानें जो अरबी फ़ारसी तहज़ीब है, अगर हम ये देखें कि वो एक डिवीजन मौजूद है, उस डिवीजन को सरपास करने की कोशिश बड़ी अच्छी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो इंस्पायर करती है। और वो गैडामर इसको कैसे बयान करते हैं, जो मैं रेफरेंस दे रहा था, कि ट्रेडिशन हमें एक एक्टिव टास्क के तौर पर मिलता है। ट्रेडिशन इज़ नॉट समथिंग कि जो बस हमने पढ़ लिया किताबों में और अच्छा लगा तो पहन लिया, ना अच्छा लगा तो उठाकर बाहर गली में फेंक दिया। ट्रेडिशन एक टास्क के तौर पर मिलता है, और इससे पहले, जैसे ज़बान है, इससे पहले कि हम ज़बान के बारे में गुफ्तगू कर सकें, हम ज़बान का असर ले चुके होते हैं। ट्रेडिशन भी किसी सबलिमिनल सतह पर यह काम कर चुका होता है एक इंडिविजुअल के साथ। तो मेरा, अगर फिर आप यही पूछें कि मैं गज़ल की तरफ मिसाल के तौर पर, या नज़्म की तरफ, या उर्दू शायरी, या उर्दू अफसाने की तरफ, या उर्दू में जितना भी मैं काम करता हूँ उसकी तरफ क्यों ज़्यादा रग़बत रखता हूँ मिसाल के तौर पर कंपैरेटिवली अंग्रेज़ी से, तो वो शायद इसीलिए होगा कि वो कहीं ना कहीं असर कर चुका है मेरे कॉन्शियस डिसीजन से पहले। तो असल में वो जो शुरू में ही मैं कह रहा था कि उस तरह से कॉन्शियस नहीं होता, वो इन सारे चीज़ों को मैं सामने रख के कह रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि ऑडियंस के बारे में आप किस हद तक फ़िक्रमंद हो सकते हैं अपने आर्ट को प्रोड्यूस करते हुए, तो उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि बुनियादी काम ये होता है कि आप अपना फ़र्स्ट ऑडियंस कोई ना कोई सोचते हो। अब जब आप अपना कोई फ़र्स्ट ऑडियंस सोचते हो तो आप ऑटोमेटिकली उसकी प्रेफरेंस के मुताबिक जो है वो अपने आप को ढालना शुरू कर दो। मसलन अगर कोई पेंटर ये सोच रहा है कि मैंने आफ्टर लाइफ में पिकासो को जाकर अपनी तस्वीर दिखानी है, तो एक सर्टन वे ऑफ पेंटिंग वो अपनाने की कोशिश करेगा कि मुझे उससे दाद मिल जाए, या मुझे उससे रेफरेंस मिल जाए, या कुछ। मुझे अगर लगता है कि मैंने आगे जाकर मिसाल के तौर पर इफ़ देयर इज़ अ रेल्म वेयर वी कैन रीयूनाइट विद द ओल्डर पोइट्स, तो मैंने गालिब को शेर सुनाना है तो मैं मुख्तलिफ लिखूँगा। मैं सोचूँ मैंने मीर को शेर सुनाना है जाकर, तो मैं मुख्तलिफ लिख रहा हूँगा। तो इस तरह के कॉन्शियस डिसीजंस जो नहीं, कॉन्शियस डिसीजंस तो नहीं होते, लेकिन इस तरह कॉन्शियसली कहीं ना कहीं आप शेप कर सकते हो अपने आर्ट को। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू हैव नो फर्स्ट, क्या उसको कहना चाहिए, ऑडियंस मेंबर इन योर हेड व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग आर्ट। क्योंकि अगर मैं, वो जो आप कह रहे थे कि कोई बहुत कम्प्लेक्स हो जाते हैं, वो समझते हैं कि हम वो जो कम्प्लेक्स तरीन बात करने वाला मुआशरे में कोई एक फ़र्द है, हमने उससे दाद लेनी है, तो वो उस तरफ चला जाता है। दूसरा सोच लेता है कि यार मैंने, मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी रेफरेंस से बात करूँ तो आजकल मुशायरे वगैरह का कल्चर चूँकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड हो चुका है, और तंजीमें जो अदबी तंजीमें हैं उनसे वो चीज़ आगे निकल के यूनिवर्सिटीज़ में आ चुकी है। तो अब अगर ये सोचा जाए कि यूनिवर्सिटी ऑडियंस के एतबार से शेर लिखना है, तो वो जिस डेमोग्राफिक के लिए शेर लिखा जाएगा, जिस नफ्सियाती सतह के लिए और जिस अदबी सतह के लिए, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर ही जाएगा। तो बात बड़ी अच्छी आपने की कि हम फिर रहने दें, यानी हम ऑडियंस से बेनियाज होकर उसको
करें। लेकिन उसमें एक और ख़दशा ये रह जाएगा कि हम कहीं ऐसा कोई जज्बा ना बयान कर रहे हो जिस ज़िंदगी में महसूस ही हमने सिर्फ किया हो, तो वो पढ़ें भी हम ही, वो लिखे मूसा बड़े खुदा, यानी बाल की तरह बारीक लिखे तो फिर खुद ही आगे पढ़ना पड़ेगा, तो लिखे मूसा बड़े खुदा, वो सूरत हाल ना हो जाए। बहरहाल आप वो, मैं बात लंबी कर गया माफ़। नहीं, आई फील क्योंकि मेरा पर्सनली ये है दैट मेरी ट्रेनिंग लिटरेचर में नहीं है। वैसे एज अ हॉबी पढ़ा तो दे लिटरेचर इन माय माइंड वाज नेवर एन एकेडमिक डिसिप्लिन विच इट इज़, और उस पर बहुत मशक की जाती है। और जैसे आपने बात की, और उसमें अगर आप एक एक लाइन का तर्जमा करने या उसके इंटरप्रिटेशन करने बैठे हैं तो शायद कई कई दिन लग जाएं उस पर, बिकॉज देयर सो मच डेप्थ इन इट इन रिटन वर्ड। कि रिटन वर्ड की खूबसूरती ये है कि हर शख्स उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि सबकी इंटरप्रिटेशन अपनी अपनी जगह पे दुरुस्त हो। तो उसमें ये है कि एटलीस्ट व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, तो आई वाजंट कन्फॉर्मिंग इट टू द काइंड ऑफ पोइट्री दैट आई वाज रीडिंग। तो मेरे ज़हन में तो ये था कि जो मैं लिख रहा हूँ ये लिटरेचर नहीं है, ये कुछ भी है, ये एक क्रिएटिव आउटपुट है, बट ये लिटरेचर नहीं है। बट ओवर द ईयर्स व्हेन आई स्टार्टेड शेयरिंग इट ऑनलाइन और वो सारा कुछ, तो फिर पता चला कि भाई ये भी एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। एंड जैसे जिसको अब हम फ्लैश फिक्शन कहते हैं या माइक्रो फिक्शन कहते हैं, तो फ्रेगमेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग जो है दैट इज़ एज ओल्ड एज नोवेल राइटिंग। यस। तो उसमें ये है कि लोग हर टाइम पे हर तरीके से लिख रहे होते हैं। जैसे आपने बात की, कुछ सर्टेन फॉर्म्स जो हैं वो दूसरों से ज़्यादा पॉपुलर हो जाती हैं फॉर सम रीज़न। जैसे हम देखें कि हर दौर में एक ट्रेंड चलता है कि एक टाइम आता है कि जब अफसाने बहुत अच्छे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एक टाइम आता है जब लोग नॉवल बहुत अच्छे लिख रहे हैं, ड्रामे बहुत अच्छे लिख रहे हैं, फिर गज़ल का एक टाइम आया, फिर नज़म का। अब जैसे आप बिल्कुल सही आपने कहा कि उर्दू मुशायरे जो होते हैं उसमें क्योंकि टारगेट ऑडियंस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होती है, तो उसका जो कंटेंट है वो भी उसी तरह का लिखा जाता है। बट आई स्टिल फील बिकॉज आई राइट इन इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, एंड आई राइट बोथ पोइट्री एंड प्रोज, तो फॉर मी आइडिया इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। कि आपको एक आइडिया आया है, अगर वो आइडिया ज़्यादा नेचुरल पोइट्री में लग रहा है तो आप उसको पोइट्री में लिख लें, अगर वो ज़्यादा नेचुरल पंजाबी में लग रहा है तो आप उसको पंजाबी में लिख लें। तो मेरे ख्याल से कि असल, बहुत पर्सनल ओपिनियन में, कि जो असल वैल्यू है वो है कि आपका जो ख्याल है वो क्या है, दैट टेक्स प्रेसिडेंस। लैंग्वेज एंड फॉर्म्स कम्स आफ्टर इट, कि आप उसको किस ज़ुबान में लिखना चाहें या किस तरह लिखना चाहें, वो उसके बाद आता है। वो जैसे बिल्कुल सही आपने बात की कि हमें लग रहा होता है कि ये हमारा एक बहुत इंडिविजुअल डिसीजन है, बट unconsciously it is affected by whatever we are reading या whatever art we are consuming. As a teacher या as an educationist, because मैंने अब तकरीबन हर लेवल के स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया है और हर तरह के इनकम बैकग्राउंड के इंस्टीट्यूशंस के साथ भी काम किया है। एंड आई थिंक अक्रॉस द लाइन अंग्रेज़ी शायद बेहतर पढ़ाई जाती है स्कूलों में उर्दू की निस्बत। आप एक लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल में भी चले जाएं, वहाँ पे बच्चों की रिलेटिवली दोनों ही ख़राब होंगी, बट उनको अंग्रेज़ी फिर भी थोड़ी बहुत आती होगी, उर्दू का उनकी बिल्कुल ही कोई हाल नहीं होगा। दूसरी बात यह कि ज़ुबान एक फ़िक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ज़ुबान वक्त के साथ साथ लोगों के साथ साथ तब्दील होती रहती। अब जो हम बात कर रहे हैं, अब ये कोई एक ज़ुबान तो नहीं है। हम अगर हम उर्दू भी कहें तो उसमें भी बहुत से वर्ड्स हम, कोई पंजाबी का है, कोई हिंदी का है, कोई किसी और ज़ुबान का है। तो मेरे ख्याल से कि वो वाली जो बात है कि पाकिस्तान में भी अगर आप लिख रहे हैं अंग्रेज़ी में, तो आपकी ऑडियंस रिस्ट्रिक्ट तो हो जाती है कि पाकिस्तान में कितने के लोग हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं या जाके उसमें लिटरेचर कंज्यूम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा जो अजीब बात होती है वो ये होती है कि जब आप ये सोचें कि ये ख़याल जिस भी ज़ुबान में एग्जिस्ट करता है, मैंने उसको लिखना अंग्रेज़ी में है क्योंकि उससे मेरी ऑडियंस बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे मसला आ जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ फ़ील की है कि जो भी लोग अंग्रेज़ी में लिखते हैं
वो ये एज्यूम करते हैं दैट वट एवर दे आर राइटिंग हैज़ अ ग्लोबल ऑडियंस, whether anyone outside Pakistan is reading them or not, वो नहीं है, बट जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट कि क्योंकि वो अंग्रेज़ी में बात करें तो उनको लगता है कि ये अब पूरी दुनिया में फैल जाएगी हमारी बात, जिसकी वजह से आपका अदब बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है कि पीपल वर्क मोर ऑन लैंग्वेज दैन दे डू ऑन द आइडिया। आई फील अभी भी पाकिस्तान में जितना उर्दू अदब पढ़ा जाता है या जितना जो आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें अदब पढ़ा जाता है या सुना जाता है, अंग्रेज़ी तो उसके मुकाबले में 1% या 2% भी नहीं होगी, बट स्टिल यू विल फील दैट आपको एक एको चैम्बर इफेक्ट आता है कि भाई सब लोग अंग्रेज़ी में ही लिखते, स्पेशली फॉर मी एटलीस्ट कि हमारी यूनिवर्सिटी में या हमारे दोस्तों में हमें लगता है कि अब फैज़ साहब के बाद या फराज साहब के बाद या मुनीर नियाज़ साहब के बाद उर्दू में अब कोई लिख ही नहीं रहा या पंजाबी में अब कोई लिख ही नहीं रहा, मतलब जब भी कभी बात होगी तो कि नहीं अब तो कोई शायर नहीं रहा। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि लोग, अब मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी पब्लिशिंग में कि महीनों के हर महीने कितनी नई किताबें छप रही हैं उर्दू में या पंजाबी में। तो मेरे ख्याल से कि अंग्रेज़ी आपको एक तरह से हेल्प इस तरह से करती है कि क्योंकि अब हम खुद बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं अंग्रेज़ी में, तो कई ख्याल ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट ही अंग्रेज़ी में करते हैं, तो उनको अंग्रेज़ी में लिखना कन्वीनियंट हो जाता है। बट अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस आई डोंट थिंक सो दैट इट गिव्स यू एनी एज, और ना ही आपको एक ज़ुबान को सिर्फ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से प्रेफरेंस देनी चाहिए। मेरे इसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा सा मुख्तलिफ है, बुनियादी बात अगेन वही है, लेकिन ये कि because I'm also associated with a society that is Sondi Translation Society at Government College University Lahore as a co-advisor, तो मुझे कई बार ये भी देखने को मिलता है कि राइटर जो है वो इसी चक्कर में कि उसको एक ग्लोबल ऑडियंस मिल जाए, वो ख्याल उर्दू में उसको आता है लेकिन वो उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रहा है इंग्लिश के अंदर, एंड दैट इज़ एक्चुअली जैसे आप कह रहे हैं कि वो ज़्यादती की बात है कि आप उस ख्याल को, जो कि एक नुदरत ख्याल होती है जो पैदा ही एक ख़ास पर्टिकुलर ज़बान में हुआ है, आप उसको महज इसलिए कि वो ट्रांसलेट होकर अगर मैं इंग्लिश में ही लिख दूँगा तो या लिख दूँगी तो वो जी ज़्यादा बड़े लेवल पर बात फैल जाएगी। उसमें ख़राबी कहाँ आती है? अगर आप साइकोलॉजिकल वे में इसको देखने की कोशिश करें तो लैंग्वेज एक्विजिशन का एक प्रोसेस है। जो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन है, जो आपको प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, घर बार साइंस के मदद के साथ मिलती है, वो बहरहाल एक डिफरेंट तरह की प्लेसिंग रखती है आपके माइंड में फ्रॉम सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जब आप दूसरी लैंग्वेज एक्वायर करते हैं। तो अब उसके बारे में ये बहरहाल ये भी कहा जा सकता है कि उर्दू हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज होती है, हम प्राइमरीली तो पंजाबी या अपनी एथनिक लैंग्वेजेस जितनी भी हैं अपने सूबों की वो बोल रहे होते हैं, बट स्टिल देयर इज़ समहाउ, क्योंकि स्कूल्स जिस तरह से हैं कि उर्दू मीडियम स्कूल है तो कम से कम उर्दू हम स्कूल में बोल रहे हैं, या इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उस सेंस में कहीं ना कहीं ये देखना भी पड़ता है कि प्राइमरी लैंग्वेज इवेंचुअली है कौन सी उस बच्चे की। अगर वो 2 से 3 लैंग्वेजेस कम्पीट भी कर रही हैं, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस एक बच्चे के दिमाग में, तो उसको शुरू में क्लिक कौन सी की है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज दैट ही और शी फील्स मोस्ट कंफर्टेबल इन। अब उसमें कहीं ना कहीं ये ज़रूर हो जाएगा कि एक उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है और एक उसकी सेकेंड लैंग्वेज है। वो लाजमी नहीं है कि वो आज के स्कूलिंग सिस्टम के बाद भी हम ये कह सकें कि हमारी उर्दू हमारी हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज होगी और इंग्लिश सेकंड होगी। सो बेसिकली मैं उससे जो डिफ़र थोड़ा सा करूँगा वो ये है कि प्राइमरीली इट इज़ अबाउट कि आपकी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी बन चुकी है। इफ़ यू स्कूलिंग हैज़ ब्रॉट यू अप, जैसे आप कह रहे हैं बहुत स्कूलों में वाकई ये सूरत हाल है कि ये सोचा जाता है उर्दू तो बच्चे को आ जाएगी और आती है, इंग्लिश नहीं आती, तो उसके लिए वाकई इंग्लिश का कोई अच्छा टीचर ला, उर्दू तो कोई भी पढ़ा देगा। उर्दू मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने वाले टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसने पाक स्टडीज़ पढ़ानी है, जिसने इस्लामिक पढ़ानी है, वही उर्दू पढ़ाई जा रहा है साथ। तो वो कम अज़ कम स्पेशलाइजेशन का ख्याल उधर किया जाता है, इवन लो इनकम स्कूल्स के अंदर भी। तो कई जगहों पर ये वाकई हो रहा है, और हमारे जो बेहतर स्कूल्स हैं उनके अंदर यानी इस पर्सपेक्टिव में बेहतर है, वो इंग्लिश वाकई बच्चे की फ़र्स्ट लैंग्वेज बना रहे हैं। तो अगर वो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की सूरत हाल में आ जाएंगे और वो एक्वायर हुई है पहली, तो बहरहाल उनको आइडियाज़ ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ज़्यादा नुदरत के साथ, ज़्यादा वजाहत के साथ वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में आ रहे होंगे। सो ऑन दैट पॉइंट आई वुड बी सेइंग कि आपको जिसमें आइडियाज़ आ रहे हैं वो आप उसमें रखें जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन उसमें ये ज़रूर ख्याल रखें कि इट इज़ नॉट फॉर ऑल ऑफ देम कि उनकी वो कोशिश कर रहे हैं ऑडियंस के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर राइटर्स जिनको आती नहीं है उर्दू, जिनको पंजाबी आती नहीं है, वो इंग्लिश ही लिख रहे होते हैं। सो माई केस वुड बी रिवर्स, मुझे उर्दू आती है और मुझे अंग्रेज़ी जो है वो जितनी भी आती है टूटी फूटी मैं उसमें लिखना चाहूँगा। उसमें मैं फ़ाइनल वो सिर्फ बात करना चाहूँगा
कि आई डोंट रियली कंसिडर एट दैट टाइम कि मेरी ऑडियंस ग्लोबल होने वाली है, और उसमें ट्रांसलेशन का बार बार अपने आप को याद दिलवाना पड़ता है। लाइक हमारे अगर कोई बुकर में नॉमिनेट हुई है किताब पिछले कुछ देर में, तो वो हमारे इंतज़ार हुसैन साहब थे, उनकी किताब फ्रेंच में ट्रांसलेट हुई उर्दू से, और वो फ्रेंच ट्रांसलेटेड वर्जन जो है वो बुकर के लिए हो गया। तो आप अपने आप को ये कहे कि कम से कम तसल्ली दिलवा देते हैं कि अगर मैं काम अच्छा करूँगा तो बड़ा आदमी वैसे ही कोई इंग्लिश में या किसी बड़ी ज़बान में ट्रांसलेट करके उसकी ग्लोबल आउटरीच कर देगा। आप अपने ख्याल के साथ स्टिक करें, और वैसे भी आप ऑनेस्टी के देखें ना साथ, कि और वो बहुत काफ़ी है। जो अदब हमने भी कंज्यूम किया है उर्दू अदब के अलावा, वो सारा ओरिजिनली तो उर्दू में इंग्लिश में नहीं लिखा गया था, हमने भी ट्रांसलेटेड जो जर्मन से, राइटर रशियन हैं से, या जी। रशियन राइटर्स हैं या लैटिन अमेरिका के राइटर्स हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केज है, टॉल्स्टॉय है, केमुस है, तो हमने दोस्तोयेव्स्की उन है। सबका काम जो है वो ट्रांसलेटेड पढ़ा है, ठीक है। Yeah. इसी तरह अगर आप हमारे यहाँ पे देखें तो जो हीर रांझा है या आप हीर है आपकी, या सैफुल मलूक है, तो ज़ुबान जो है वो इसका तयन नहीं करती कि आपके काम की रीच कितनी होगी। जो आपकी जिस तरह से बात हुई कि अगर आपका काम अच्छा होगा तो वो उसको कोई ना कोई ट्रांसलेट कर लेगा, ट्रांसलेशन। और फिर दूसरी बात ये कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। अब इसमें एक ये मसला आता है, अक्सर मैंने देखा है कि जब हम ये सोच लें कि हमने एक वेस्टर्न वैलिडेशन के लिए लिखना है, तो हम अपनी कहानियों को उस चीज़ पे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ वेस्टर्न इमेजिनेशन में एग्जिस्ट नहीं करती और वो सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल में एग्जिस्ट करती है, तो हम पहले उसका एक क्लोजेस्ट पैरेलल ढूंढेंगे कि ये वेस्टर्न में क्या है, कि अब कि भाई नान तो वहाँ नहीं होता तो चलो हम ब्रेड लिख देते हैं, ठीक है, या चारपाई तो नहीं होती तो उसको हम कुछ कर लेते हैं। तो उससे फिर ये क्या आपकी कहानी कमज़ोर होती है, आप अपने नैरेटिव आपका जेन्युइन नहीं रहता, और आप जिन लोगों के बारे में लिख रहे होते हैं उन कैरेक्टर्स को भी आप एज्यूम कर रहे होते हैं कि वो इस सेटिंग में इस तरह से एक्ट करेंगे, तो फिर ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। तो मेरा पर्सनल ख्याल तो ये है और रिकमेंडेशन भी है फॉर यंगर राइटर्स दैट आप ये मत सोचें कि अगर आप कोई चीज़ अंग्रेज़ी में लिखेंगे तो जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ अंग्रेज़ी वो अच्छे अदब में शुमार हो जाएगी। अगर आपका ख्याल अच्छा है, अगर आपका जो काम है उसमें वैल्यू है, तो वो हमेशा जो है वो लोगों तक पहुंचेगा। तो उसमें कुछ बुनियादी बातें। पहली बात तो ये है कि जो मैं बहुत पहले कह चुका कि सिविलाइजेशनल डिवाइड भी मौजूद है। हम जिस चीज़ को यहाँ पर प्रेफर करते हैं वो पोइट्री है, नॉट टू ब्रैग अबाउट इट, लेकिन म्यूज़िकल जीनियस भी हमारे रागाज़ का जो है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है फ्रॉम द वेस्टर्न की। वो मैं कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि मिसाल के तौर पर गज़ल जो है या जो मीटर है, जो हमारा मीटर है जिसमें हम अरकान गिनते हैं, तो उसमें दो तरह से बहरें होती हैं, कुछ लय की बहरें होती हैं, कुछ रिदम की बहरें होती हैं। यानी अगर एक ही रुकन की हो, जैसे फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन, तो ये एक रिदमिक बहर है, जहाँ आप कहेंगे जी फ़ाइलातुन मुफ़ाइलुन फ़ेलुन, या फ़ाइलातुन फ़ईलातुन फ़ईलातुन फ़ेलुन, या फ़ाइलातुन, ये अब लय की बहरें हैं। सो म्यूज़िकली स्पीकिंग, या यूँ कह लें कि चीज़ों के मीटर के एतबार से जब आप बात करेंगे, what we usually prefer as a society, as a civilization, is poetry, and it is much harder to translate poetry from one language to another as compared to the prose. तो जो असल दिक्कत पेश आ रही होती है वो ये है कि हमारा बड़ा लिटरेचर अगर आप कहें जिसको हम फ़ख्र से पेश कर सकते हैं, तो बड़े अच्छे अच्छे उर्दू के अदीबों से माजरत के साथ, बहरहाल वो मीर गालिब होंगे या पोइट्री का कोई बंदा होगा, जैसे आप वारिस शाह की हीर को कोट कर रहे हैं, उसको अंग्रेज़ी में, यानी हम मिसाल के तौर पर इसमें यह भी जाहिर होता है कि इट्स नॉट जस्ट के कोई फ़िलोसॉफिकल ट्रेडिशन है। मिसाल के तौर पर पूरी की पूरी ग्रीक लाइब्रेरियाँ अरबी में तर्जमा हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने इल्म लेकर आना है जी सारे का सारा, उसमें अच्छी बात बुरी बात इसकी तमीज़ ही नहीं है। आप उसको उस डिस्क्रिमिनेशन के बगैर ट्रांसलेट कर रहे हो, या उसके बाद दोबारा जब लैटिन में ट्रांसलेशन शुरू हुई आपकी अरेबिक पोर्शन की, तो वो, या ग्रीक से लैटिन में दोबारा जो ट्रांसलेशन हुई, आप पूरा का पूरा असासा बगैर किसी इम्तियाज़ के अपनी सिविलाइजेशन में, अपनी जनरेशन में लाना चाहते हो, सो दैट दे अगेन डिसाइड कि इसमें से क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो उस पर फिलोसॉफिकल डेलिब्रेशन कर सकें एंड एवरीथिंग। आर्ट के बारे में एक्चुअली ट्रांसलेशन इस सोच के साथ नहीं होती कि पूरे का पूरा उर्दू जो लिटरेचर है वो ट्रांसलेट कर दिया जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, दैट डज नॉट हैपन।
वो जैसे वो भी कह रहे थे और मैं भी कह रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ट्रांसलेटर को ये महसूस होना चाहिए कि इट इज़ सच अ बिग पीस ऑफ आर्ट, इसकी वैल्यू ऐसी है, इसकी वर्थ ऐसी है कि इट शुड बी ट्रांसलेटेड. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन आवर सिविलाइजेशन इज़, या ऑल द सिविलाइजेशंस दैट आर pretty much influenced by Arabic and Persian civilizations, उनके अंदर आर्ट जो है वो अपने अंदर जो वर्ड की कम से कम हम बात करें रिटर्न वर्ड की टेक्स्ट की फॉर्म में, तो वो ज़्यादा फोकस्ड है शायरी के ऊपर. अगेन उसमें आपके पावर स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं कि यू कैन नेवर डिवॉइड आर्ट एंड इट्स पेटर्नेज जो कि हो रही होती है. मिसाल के तौर पर हमारे पास यानी सब कॉन्टिनेंट में मुशायरा दरबार में हो रहा है, ठीक है, तो दरबार में नॉवल या दरबार में पूरा कोई एसेज नहीं पढ़े जा रहे, वहाँ मुशायरा हो रहा है. तो इवन इन दैट सिनेरियो कि जहाँ आप उसको एक करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखना चाहें, तो व्हाट वाज बीइंग पैट्रोनेज्ड उस सेंस में तो वो भी पोइट्री है. तो अगर आप उसको उस तरह से लाना चाहें, आप उसको ये ना कहें कि ये एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन है जो पोइट्री बेहतर कर सकती है, बहरहाल इधर पोइट्री चली, और तो दैट मेक्स इट डिफिकल्ट. हमारा एक नेशनल पोइट है, नेशनल नोवेलिस्ट तो हमारा नहीं है, या एग्जैक्टली, नेशनल शॉर्ट स्टोरी राइटर तो कोई भी नहीं है. एग्जैक्टली. और इसमें एक ये भी चीज़ है कि हमारा जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की ख़ास तौर पे बात करें या जो दरियाई सिविलाइजेशंस हैं, इसमें इवन रिटन वर्ड कम्स वेरी लेट एज अ फॉर्म ऑफ ओरल एक्सप्रेशन. ट्रेडिशन चल रहा है बिल्कुल. हमारा तो ओरल ट्रेडिशन चल रहा था. अभी भी आप देखें कि जो हमारा बहुत सारा आर्ट है या जो हमारी फोकलोर है वो ओरल ट्रेडिशन में ही एग्जिस्ट करती है या गीतों की शक्ल में एग्जिस्ट करती है. वही उनकी बात कि एक लिरिकल फॉर्म को हम, या इवन जो वो भी है क्या से कहते हैं, दास्तान गोई भी है कि द एलिमेंट इज़ टू कंज्यूम इट इन ऑडियो फॉर्म नॉट एज अ रिटन वर्ड. तो हमारे यहाँ पे तो एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हमारा जो रिटन वर्ड है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उससे कम है या ज़्यादा है, लेकिन उसकी एवोल्यूशन उस रेट पे नहीं हुई जिस तरह से बाकी जगह पे हुई. बिल्कुल ऐसे. दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे उर्दू में ख़ास तौर पे अगर हम देखें तो लॉन्ग फॉर्म लिखने का इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है. बहुत कम नॉवलिस्ट हैं उर्दू के जो हम जिनको गिन सकते हैं उंगलियों पे पोस्ट पार्टीशन. जबकि आपकी शायरी में तो आपकी पूरी एक लेगेसी है. आप इंडिया को छोड़ दें, आप सिर्फ पाकिस्तान को ही ले लें अगर, तो उर्दू शायरी में हमारी गालिब मीर तो हैं, दाग है, लेकिन इवन पोस्ट पार्टीशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन है. और इस पे मेरी एक बार इंतज़ार साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा कि देखें जो चीज़ है लिटरल, उसको तो ट्रांसलेट करना बड़ा आसान है कि मैं आपको कहूँ कि आप सोफ़े पे बैठे हुए हैं तो इसको कोई कह देगा कि भाई ही सिटिंग ऑन द सोफ़ा. बट जो इस्तारे में बात हो रही है या जो मेटाफर इस्तेमाल हो रहा है उसको ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है. कि अब पंजाबी में हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एक इस्तारा के का बोलना बने रहते हैं, ठीक है. अब उसका पूरा उसकी एक मिथ है, उसका एक पूरा एक स्टोरी है कि अगर कौवा बोलता है तो उसका मतलब है कि आपका मेहमान आना है. अब इफ़ यू जस्ट ट्रांसलेट इट एज इट इज़ टू इंग्लिश तो वहाँ पे तो इट्स मीनिंगलेस कि भाई ठीक है कौवा बोल रहा है और भी परिंदे बोलते हैं, बल्कि उल्ट हो जाएगा, उधर तो मौत की अलामत है कौवे का बैठना. तो वो चीज़ है कि आई थिंक कि ट्रांसलेशन जो है वो एक आफ्टर थाट है कि आपने कोई चीज़ ऐसी लिखी, जैसे आग का दरिया को ट्रांसलेट किया गया बहुत सी ज़ुबानों में, उदास नस्लें को ट्रांसलेट किया गया, इंतज़ार साहब के अपने काम को ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच में ख़ास तौर पे, फैज़ साहब को ट्रांसलेट किया गया है, गालिब को ट्रांसलेट किया गया है. तो बट ये है कि फैज़ साहब ने या गालिब ने या कुरतुल ऐन हैदर ने तो मेरे हाथ से खुद ही ट्रांसलेट, अब्दुल्ला हुसैन ने मेरे हाथ से खुद ही ट्रांसलेट किया हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब भी खुद ही दोनों ज़ुबानों में. तो वो तो एक आपकी अपनी एक्सरसाइज है. बट आपने एक चीज़ लिख दी है, ओवर द ईयर्स समवन रीड्स इट, दे फील that if this is not translated into their language, the people of that language are missing out on something. Yeah, exactly. तो फिर वो उस पर ट्रांसलेट करेगा. और उसमें यही चीज़ थोड़ी सी मैं फाइनल में कर दूं, जो मैं बिल्ड कर रहा था बात, जो उन्होंने पूरी कर दी, कि हमारा नसर भी उस इस्तारे, उस पोइटिक एक्सप्रेशन से इन्फ्लुएंस्ड है. हमारी नसर जो है वो, मिसाल के तौर पर आप नसर उठाकर देख लें, हमारा अगर नसर में कोई सबसे बड़ा नाम है 2-3, तो उनमें गुबार खातिर लिखी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने. अब वो गुबार खातिर में 4 जुमले आते हैं और अरबी का शेर आ जाता है, 4 जुमले आते हैं फ़ारसी का शेर आ जाता है, और वो मीर व गालिब से नीचे किसी शायर को कोट नहीं करते उर्दू में से. तो
अब वो क्योंकि वो अरबी नस्ल माँ के बेटे हैं, ईरानी बाप के बेटे हैं, हो सकता है मैं रिवर्स कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की उनकी अपनी अपब्रिंगिंग है, तो वो तो ये कर रहे होते हैं। यूसुफी साहब ने बड़ा अच्छा जुमला भी लिखा उनके बारे में कि आज़ाद साहब की शेर से आज़ाद साहब का शेर कभी बेमहल नहीं होता, मुलिका नसर बेमहल हो सकती है। तो हम, और वो जो 3-4 लाइनें आ भी नहीं है, फुल ऑफ पोएटिक एक्सप्रेशन, फुल ऑफ पोएटिक मेटाफर, सिमिलीज एंड एवरीथिंग। तो वो नसर अगर अच्छी लिखी भी जा रही है, जिसको अच्छी नसर तसव्वुर किया जा रहा है यहाँ पर, वो खुद शायराना रवायत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो शायरी अपनी उस कम्प्लेक्सिटी के साथ वैसे नहीं हो पा रही होती, क्योंकि वो लिरिकल है और वो उसकी मीटर अलग है, पेंटामीटर हेक्सामीटर अलग चल रहा है। और दूसरी तरफ जो नसर है, जो ट्रांसलेट होने का कहीं इम्कान था, वो ये सही कह रहे हैं कि उसमें इस्तारा इतना है, सिमिलीज इतनी है और नए नए इस्तारे इतने हैं कि वो भी उतना ही मुश्किल बन जाता है ट्रांसलेट करना। लेकिन कुछ ज़बानें हो सकती हैं जिनमें बेहतर हो सकता हो, जैसे जर्मन के अंदर मैंने ये देखा है कि थोड़ा ईजी है उर्दू वालों को ट्रांसलेट करना, और लोगों ने किया है, क्योंकि उनके भी कुछ एक्सप्रेशंस वगैरह उससे ज़रा मैच करते हैं, क्योंकि वो आरियाई ज़बानें और द्राविड़ी ज़बानें जो हैं वो 12, तो वो हो सकता है। मैं 2-3 टेक्निकल बातें करूँगा और फिर 2-3 सादा बातें होंगी। टेक्निकल बात यह है, जो शायर वाकई समझ जाए इस बात को कि पहला मिसरा पहले को, ठीक है, वो जब काफ़िए को आपने सामने रख लिया और रदीफ सामने आ गई और फिर आपने सोच लिया कि इसके ऊपर पहला मिसरा सोचा जा सकता है, बस मैं वो लिख दूँ, तो वो शेर कम हो जाता है। वो जो नादिर ख्याली है, ख्याल की नुदरत जो है, वो तभी आती है कि जब आप पहला मिसरा पहले कह रहे होते हैं, क्योंकि वो एक आमद के साथ अटैच होता है, वो इंस्पायर्ड किस्म का पहला मिसरा होता है जो सिंगल मिसरा है, और फिर कोशिश करें कि आप दूसरा मिसरा उसमें ऐड कर सकें। ये एक टेक्निकल सी बात हो गई। एक टेक्निकल बात यह है कि ज़बान और उस ज़बान के अल्फाज का ज़ख़ीरा, यानी जो आपकी वोकेबलरी है और जो डिक्शन आप चूज़ करते हैं अपने पोएटिक एक्सप्रेशन के लिए, उसकी हिस्ट्री को ज़रूर मलूज़ खातिर रखें। जैसे अभी मैंने शेर में गुरेज़ की आपको मिसाल दे दी कि वो गुरेज़ कहाँ से आया हुआ है कसीदे की लैंग्वेज के अंदर से, तो उसको ज़रूर सामने रखें, क्योंकि वो नहीं होगा तो बड़ा अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है जैसे उसका टेक्सचुअल एनालिसिस शुरू होगा। क्योंकि किताब का शेर और होता है, मुशायरे का शेर और होता है। वो किताब में जैसे ही डलता है वो चीज़ ख़राब हो जाती है। मसलन कोई हज़रत कहें कि जी गरीब हिंद ने ये नहीं देखा या गरीब हिंद ने ये नहीं किया। अब गरीब आमतौर पर समझा जाता है कि जी जिसके पास पैसा ना हो या माल ना हो, वो गरीबुल माल ही होता है। गरीबुल वतनी होती है कि वतन से दूर होना, यानी गुर्बत का असल मानी सिर्फ इतना होता है किसी चीज़ से दूरी होना। तो गरीब हिंद का मतलब होगा जो हिंद में नहीं है, इससे हिंद का गरीब मुराद नहीं लिया जा सकता। तो दूसरी टेक्निकल चीज़ जो मैं बयान करना चाहूँगा वो ये है कि जब आप शेर कह रहे हैं तो लफ्ज़ जो आप ले रहे हैं उनका एक पूरा कबीला है, वो नस्ल रखते हैं, जो वो अल्फाज होते हैं उनकी उस नस्ल से आगाह हुए बगैर उनको इस्तेमाल ना करें। आप सादा सादा अल्फाज में कहना चाहें ज़रूर कहें, सैले मुमतहना कहें, लोगों को देख कर लगे कि कह सकता हूँ, कहने बैठे ना कहा जाए तो सब करें, लेकिन अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसका कबीला जहन में रखें। ये 2 टेक्निकल बात है। सादा बात जो मैं करूँगा वो ये है कि ख़याल कभी भी पहला जो है उस पर इक्तफ़ा ना करें। ये बिल्कुल सादा बात है, जिसको उर्दू पोइट्री में कम अज़ कम ये समझ आ गई कि पहला ख़याल काफ़ी नहीं है, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां ख्याल जो है वो आखिर में जाकर उस सतह पर पहुँचेगा कि जो है। और नसर में इससे उल्ट है, नसर में जो पहला ख्याल आ रहा है उसको लिखें, उसको अच्छे से बनाएं, उस पर काम चलाएं, उसको कम, क्योंकि आपके पास नसर में मार्जिन बहुत है, उसको रीशेप रिकैलिब्रेशन करने का, आप उसको अननेसेसरीली कम्प्लेक्स कर रहे होते हैं। नसर में जो पहले ख्याल आ रहा है उसकी बुनियादी नोक पलक संवार के उसको लिख दें। शेर में ज़रा एहतियात करें, ख्याल चौथे 5वें कम अज़ कम आप बने। तो मुझे ख़ुद इतना सीखने को मिला है, और मैं तो कोई एकेडमिक रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, बट एज अ राइटर दिस समथिंग आई फेल्ट कि 1-2 दफ़ा इत्तेफाक हुआ मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के राइटिंग कॉम्पिटिशन्स को जज करने का, और उसमें सबसे मायूस कुन बात ये थी कि इमेजिनेशन का इतना फुकदान है कि आप एक ऐसे ज़मीन
में हैं आप, जो दरियाओं की ज़मीन है, विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल प्लेस विच हैज़ प्रोड्यूस्ड अमेजिंग क्रिएटिव माइंड्स, एंड आप वहाँ पे लिख रहे हैं और बच्चों का इतना ज़्यादा फोकस था कि हम मुश्किल से मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करें, और वो इतना बुरा लग रहा होता है पढ़ने में। ये जब तक हम इस फोबिये से नहीं निकलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब मुझे तो वैसे ही तीनों ज़ुबानें बहुत रूडिमेंट्री लेवल पे आती हैं, तो मेरे पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि मैं मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करूं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आसान ज़ुबान में लिखने का एक ये फ़ायदा हुआ कि ओवर द ईयर्स वो लोग भी जो सीरियस रीडर्स नहीं हैं या जो बहुत ज़्यादा मुताला नहीं करते, वो भी उस काम को कंज्यूम करते हैं या उस काम को एंजॉय करते हैं और उसमें वैल्यू देखते हैं, बिकॉज आपने एक बात लिखी और वो उसी टाइम उनको समझ आ गई। मेरे ख्याल से एक राइटर का जो बेसिक पर्पस होता है वो अपनी बात को कम्युनिकेट करना होता है। अब अक्सर जो तहरीरें मैं पढ़ता हूँ बच्चों की जो यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी से भी निकले हैं, वो देखने में तो बड़ी खूबसूरत लग रही होती है कि उन्होंने उसमें वो जड़े हुए हैं लफ्ज़, लेकिन अगर आप पढ़ो तो वो उसकी इमेजरी कंसिस्टेंट ही नहीं होती। तो वो जो बात उन्होंने भी की कि आप उस पर काम करें, क्योंकि देखें क्रिएटिव बाकी चीज़ें जो है ना उसमें हमारा एक बहुत मजबूरी का एलिमेंट होता है कि भाई अब नौकरी है, करनी तो है, पढ़ना है, एक तालीम हासिल करनी है, एक डिग्री लेनी है, लेनी तो है, लेकिन ये एक चीज़ है जो आप अपने शौक़ के लिए करते हैं या अपनी रूह के लिए करते हैं, तो इसमें आपको खाना पूरी नहीं करनी चाहिए। और वो एक मार्केस का है कि इफ़ यू वांट टू बी अ राइटर तो यू शुड बी लाइक रियली गुड एट इट, अदरवाइज देयर आर सो मेनी वेज टू स्टार्व योरसेल्फ टू डेथ। कि ये कोई लुक्रेटिव काम तो नहीं है कि जिसमें हम कहें कि भाई अगर आप बहुत भी अच्छे नहीं हैं तो आपको इसमें कूद पड़ना चाहिए। तो एक काम ही मुख्तलिफ है, और उसमें अगर आप ये चाहते हैं कि आपका काम लोग पढ़ें, उसको उससे वैल्यू लें, तो उसमें ये कि आपको पहले ख़ुद भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट ये कि आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं आपको ख़ुद उसका पूरा मायने पता हो। जो उन्होंने बात की कि लफ्ज़ की पूरी एक एटिमोलॉजी होती है कि ये लफ्ज़ जो है ये कहाँ से आया है, इसके किस किस मायने में इस्तेमाल होता है। जैसे इवन इंग्लिश में अब जो वर्ड है वांटिंग, अब वांटिंग मीन्स दैट इफ़ यू आर लैकिंग समथिंग, ठीक है, सो आई कैन से दैट दिस बिल्डिंग इज़ वांटिंग या द इंफ्रास्ट्रक्चर वाज वांटिंग, ठीक है। अब आप अगर उसको वांट चाह के साथ वांटिंग इस्तेमाल कर लो तो उसका मायने बिल्कुल ही और हो जाता है। तो अगर आपको किसी लफ्ज़ का नहीं पता आप उसको ना इस्तेमाल करो। एग्जैक्टली। तो मेरी सिर्फ ये होगी जो यंग बच्चे हैं उनसे कि आपकी जो कहानी है उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ ये है कि वो आपकी कहानी है, कि वो नो वन एल्स कैन टेल दैट स्टोरी। न्यूयॉर्क, मैनहट्टन, साउथ कोरिया, इन पे बहुत सारे लोग लिख चुके हैं। आप यहाँ पे बैठ के उनके बारे में उनसे अच्छा नहीं लिख सकते। आप सिर्फ ये कर सकते हो कि आप अपने बारे में बहुत अच्छा लिख सकते हो। कि हम क्यों ये इमेजिन करते हैं कि अब एक बच्चा लाहौर में बैठा हुआ है और वो लिखेगा तो कहेगा कि भाई समर्स वर द मोस्ट अमेजिंग टाइम एंड जो है हम ये करते थे और वो करते थे। भाई लाहौर में तो एक मतलब जो उसके बाद जब फिर आगे पढ़ने वाला जब लाहौर में पढ़ेगा तो वो तो उससे रिलेट नहीं कर पाएगा। आप लिखें हबस के बारे में, आप लिखें स्मोक के बारे में। हमें ये लगता है, आई थिंक इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम आवर ओन लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट वी फील दैट द थिंग्स दैट मैटर टू अस, the joys that matter to us are not worthy enough to talk about. Yeah, they're trivial and कि वो बहुत ट्रिवियल चीज़ है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि कई बार आप किसी बहुत इंडिविजुअल ख्याल के बारे में बात करोगे, आपको लगा होगा कि ये ख्याल तो मेरे अलावा किसी और को कभी भी नहीं आया होगा, एंड देन यू शेयर एंड यू फील दैट सो मेनी पीपल आर थिंकिंग along those lines and they don't have that expression to say it. हमारे लिए ऑनर की बात है हम आए, Thank you so आपने much बुलाया है for हमें। having थैंक यू us. फॉर इनवाइटिंग अस।